नमस्कार। गणतंत्र दिवस के समीप पहुंचते हुए आज एक विशेष बातचीत की तरफ जब हम आपको लिए चल रहे हैं, तो भारत की बात करते हुए भारत का जो शीर्ष स्थल है, जब हम भारत के गर्व की बात करते हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी की बात करते हैं, तो कश्मीर की तरफ विशेष रूप से ध्यान देंगे हम हमारे 2 कश्मीरी मित्रों की सहायता से, जिसमें से डॉक्टर सुरेंद्र कौल हमारे साथ जुड़ रहे हैं ह्यूस्टन से। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है, नमस्कार। ग्लोबल नमस्कार। कश्मीरी पंडित डायसपोरा से आप संबंधित हैं विशेष रूप से और मोहन वांचु जी जुड़ रहे हैं लॉन्ग आइलैंड न्यूयॉर्क से। नमस्कार नमस्कार। मोहन जी, स्वागत है आपका। तो आप दोनों का स्वागत करते हुए गणतंत्र दिवस आता है तब बचपन से ही हम उस दिन को एक विशेष उत्साह के साथ अपनाते रहे हैं और बहुत कुछ डॉक्टर साहब हमारे जीवन में घटित होता है जिसके साथ जनवरी का महीना एक अलग नया अर्थ कश्मीर के संदर्भ में लेने लगा। उस तरफ भी हम जाएँगे। पर पहले मैं मोहन जी से शुरू करूँ, गणतंत्र दिवस आप किस रूप में महत्वपूर्ण मानते हैं, विशेष करके जब आप भारत से बाहर आ गए हैं तब? जी, जी। पहले तो अशोक जी आपका बहुत-बहुत आभार। आपने हमें इस प्रोग्राम पे आमंत्रित किया। तो और सब लोगों को भारतीय गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएँ। अम, जैसा कि आपको पता ही है कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी को लागू हुआ था और आज 26 जनवरी के उपलक्ष्य में उसी कॉन्स्टिट्यूशन को याद करते हुए हम अ, उसको मना रहे हैं। अब पिछले साल अ, हमारे जो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल थे, 2 आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35 ए, उनको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से एब्रोगेट किया गया, तो उसकी हमें बहुत ही हार्दिक प्रसन्नता है। अम, और और ये जो हमारे जो आर्टिकल्स थे, ये काफ़ी पुराने थे, काफ़ी टेम्परेरी थे और इनको हटाने से अब जम्मू एंड कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग तो पहले भी था, परंतु भारत के जितने भी लॉज़ हैं, वो अब जम्मू एंड कश्मीर पे लागू होते हैं, जो पहले नहीं थे। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है जिससे कि हम अ जिससे हमें बहुत ही लाभ होगा। बहुत खुशी की बात है, परिवर्तन होना चाहिए और परिवर्तन ऐसा हो जिससे आगे बढ़ने का रास्ता खुलता हो। आगे बढ़ते हुए हम पीछे मुड़कर भी देखते हैं, कहते हैं जो अपने इतिहास से नहीं सीखते हैं, वो इतिहास नहीं बना पाते हैं। सुरेंद्र कौल साहब, आप इतिहास की तरफ बहुत दूर तक न जाते हुए, अपने बचपन से अगर देखना शुरू करें और गणतंत्र दिवस से संबंधित कोई विशेष स्मृतियाँ आपकी और क्या आप बचपन में स्वयं कश्मीर में थे या आपका परिवार था? वहाँ पर किस तरह के ढंग से गणतंत्र दिवस मनाया जाता था? कुछ यादें आपकी? सर्वप्रथम बहुत-बहुत धन्यवाद आईटीवी गोल्ड का कि ये अवसर दिया मुझे और आपके सभी ऑडियंस को मेरी तरफ से गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में बहुत-बहुत बधाई। ये गणतंत्र दिवस एक ऐसा अवसर है जहाँ पे हमारे समस्त नेतागण, हमारे डिफेंस पर्सनल, हमारे साइंटिस्ट, हमारे एकेडमिशियंस, आर्ट सभी जो योगदान दिया है, उससे प्रेरणा लेते हुए उस चीज़ को और मजबूत करें। जहाँ तक मेरी यादें हैं जी, मैं तो कश्मीर में ही पला-बड़ा हूँ, वहाँ पे मैंने एजुकेशन किया, वहीं पे मेरा मेडिकल स्कूल की ट्रेनिंग भी हुई और जिस समय वहाँ पे टेररिज़्म हुआ और जिसकी वजह से हमारा समाज एक विक्टिम बना एथनिक क्लेंजिंग और जेनोसाइड का, उसका मैं आई विटनेस रहा हूँ और उस समय के हालात में क्या हो रहा था, मुझे पूरी तरह से मालूम है। जहाँ तक कि मेरी यादें अपने गणतंत्र दिवस के बारे में हैं, तो हम लोग भी उसको अपनी तरह से धूमधाम से मनाते थे कश्मीर में, हालाँकि हॉस्टिलिटीज़ भी होती थी, मगर इतना ज़्यादा उसका इम्पैक्ट नहीं था। जो कि हमने 1980s, 85, 89 से देखना चालू किया। पर उसके जैसे स्कूल में हम होते थे, मेरी एजुकेशन केंद्रीय विद्यालय स्कूल से हुई है,
तो हम लोग भी परेड में शामिल होते थे, हम लोग भी कुछ कार्यक्रम करते थे। जब भी इंडिपेंडेंस डे पे, रिपब्लिक डे पे कुछ आयोजन होते थे स्टेडियम में, वहाँ पे हम उसमें भी पार्टिसिपेट करते थे। ये मूलतः हमारी यादें रही हैं कश्मीर की, मगर जो 89 के बाद जो उसका अचानक उसका जो पूरा सिचुएशन बदला, तो वो वाली यादें तो बहुत ही दुखदाई हैं। और बहुत मुश्किल है जब हम याद करते हैं उन पलों को। देखिए उस तरफ हम थोड़ा-सा आपको तकलीफ देंगे जाने की, पर उससे पहले मैं फिर मोहन जी के पास बात लेके कि आप संभवतः कश्मीर में नहीं थे और जिन दिनों का ज़िक्र डॉक्टर साहब कर रहे हैं, उन दिनों में भी आप वहाँ नहीं थे। मैं राजस्थान में था और बहुत बातें जो मुझे अब पता हैं, ऐसा लगता है कि भारत में समाचार पत्रों के द्वारा, अन्य संचार माध्यमों के द्वारा, वो आम भारतीय उस बात को जान भी नहीं पाए थे। तो जो कश्मीर से जुड़े हुए लोग थे उनको पता लगता रहा होगा ना? ऐसा आपको याद आता है वो समय? आप कहाँ थे उस वक़्त मोहन जी? जी, जी। तो मेरा उसी समय विवाह हुआ था। उसके पिछले साल। तो मेरी धर्मपत्नी और उनका जो परिवार था, वो इससे जूझ रहा था। उन्हें रातों-रात वहाँ से निकलना पड़ा, क्योंकि उन्हें बताया गया कि आपके पीछे टेररिस्ट लगे हुए हैं और अगर आप नहीं यहाँ से जाएँगे, तो बहुत खून-खराबा हो सकता है। तो उन्हें रातों-रात वहाँ से अपना सब सामान छोड़ के, सिर्फ़ उन्होंने अपनी चेक बुक उठाई और वो वहाँ से निकल पड़े। सारी चीज़ें अपनी वहीं पे छोड़ कर के, उन्होंने अपनी बाकी बच्चों को इकट्ठा किया और वहाँ से रातों-रात भाग गए और फिर वो दिल्ली में शरणार्थी बन के रह रहे थे। तो बहुत दर्दनाक यादें हैं उस समय की। और जब फिर वो दिल्ली में आए और वो शरणार्थी बने, तो फिर हमने उनकी बहुत सहायता की और इस तरीके से उसके बाद में फिर वो वहाँ से फिर दिल्ली से चले और दूसरी जगह पहुँचे। तो उसके बाद में फिर वो अमेरिका आए। तो बड़ी 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 दुखदाई यादें हैं और बहुत ही उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ा और किसी तरीके से वो अपनी जान बचा करके वहाँ से भागे। और यही नहीं, जो हमारे बाकी रिश्तेदार भी थे, उनके उनसे भी हमारा संपर्क रहा। वो भी सब वो जम्मू में बेचारे आकर के रेफ्यूजीज़ बने और उन्हें भी बहुत मुश्किलातों का सामना करना पड़ा। तो हालाँकि मैं वहाँ पे नहीं था, परंतु हमारा पूरा परिवार इस पीड़ा से जूझ रहा था और हम जैसा भी सब परिवारजनों का की सहायता कर सकते थे, वो हम कर रहे थे। मोहन जी आपकी बात से एक समानांतर जो स्थितियाँ उस समय रही थी, जो संपर्क में थे, जिनको पता था और वो जो एक वेदना की नदी सी है, वो स्मृतियों में तो वैसे के वैसे है। आज जब हम बात कर रहे हैं और गणतंत्र दिवस के एकदम समीप हैं और जैसे कि आप जानते हैं डॉक्टर सुरेंद्र कौर जी भी कि भारत में कुछ नई सोच के साथ कार्य हो रहे हैं, जिसमें आप ये देख रहे हैं कि सुभाष चंद्र बोस जो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करने वाले थे, उनको जो श्रेय, उनको जो पहचान मिलनी चाहिए थी, उस तरफ भी भारत बढ़ रहा है। उनका एक अभी फिलहाल हॉलोग्राम लगाया गया है महत्वपूर्ण स्थल पर, उनकी स्टैच्यू भी लगाई जाएगी, उनके बारे में प्रधानमंत्री ने संबोधन भी किया है। एक नई सोच, एक नई करवट जैसी भारत में दिखाई दे रही है और धारा 370 के एब्रोगेशन के बाद से कश्मीर में भी हालात कुछ बदलने की दिशा में कुछ-कुछ कार्य होना प्रारंभ हुआ है, लेकिन बहुत कुछ होना बाकी है। हम कश्मीरी पंडितों के बारे में बात करने से पहले अब आपकी उन स्मृतियों का कुछ थोड़ा-सा परिचय हमारे दर्शकों तक पहुँचना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम रिपब्लिक डे के समय में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं भारतीय गणतंत्र पे के संदर्भ में, तो हम एक यूनिट की तरह ये जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात है, वो भाव स्तर पर जब तक हम एक-दूसरे के दर्द को समझेंगे नहीं, तब तक पहुँच नहीं पाएगी। इस दृष्टि से भी मैं आपसे निवेदन करूँगा आप बताएँ कि जो घटनाएँ हुई उसमें जैसे आपने अभी पहले कहा कि अचानक
मुझे लगता है ऐसी घटना अचानक नहीं होती है, या तो आप उसको पहले से भांप नहीं पाए। आपका मतलब अकेले नहीं, कलेक्टिवली जो कश्मीरी पंडित समुदाय है वो कहाँ चूक रही, अब आपने विश्लेषण भी किया और दोनों बातों के बारे में थोड़ा बताएं। आप मुझसे ये प्रश्न कर रहे हैं जी। अशोक जी? जी, देखिए, थोड़ा कंटेक्स्ट बिल्ड करने के लिए ये आपके ऑडियंस को बताना ज़रूरी है। देखिए, कश्मीर एक स्पिरिचुअल प्लेस थी, एक फाउंटेन हेड, क्रैडल ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन जिसे कहा जाता है, वो था। और जो ये सिविलाइजेशन था, ये एक कॉमन सिविलाइजेशन था। भले ही वहाँ पे मुसलमान हों, चाहे हिंदू हों, ये एक कॉमन सिविलाइजेशन था, क्योंकि जो वहाँ पे मुस्लिम्स हैं, वो भी हम ही हैं। उनके पूर्वज हमारे पूर्वज हैं। हमारी एंसेस्ट्री कॉमन है। तो बचपन से मैंने देखा छुटपुट घटनाएं इधर उधर होती रहती थी, बट बाय एंड लार्ज इट वाज पीसफुल। तो 1970 से डिस्क्रिमिनेशन का माहौल बना। जो कश्मीरी हिंदुओं की जमीनें थी, उनको लैंड टू द टिलर्स एक्ट की वजह से उनसे छीन ली गई। मगर वायलेंस छुटपुट होते थे, मगर इस लार्ज स्केल पे नहीं होते थे। 1985 में अनंतनाग रायट्स हुए थे, जहां तक कि एक पहला अटेम्प्ट था एक टाउनशिप को एथनिकली क्लिंज किया जाए। उस टाउनशिप का नाम है अनंतनाग। सो जो 1989 के बाद हुआ, उसका एक स्क्रिप्ट लिखा गया था 1985 में, जहां पे कि अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में जितने मंदिर थे उनको डिस्ट्रॉय किया, और जो वहां के लोगों को है उनको थ्रेटन किया गया, और उनमें से कई सारे लोग उस समय विस्थापित होकर जम्मू चले गए थे। 1985 की बात कर रहा हूं। तो उसके बाद एक लाल था, और फिर अचानक प्लानिंग तो चल रही होती काफी समय से, जो ये प्लान कर रहे थे, मगर जहां पे हमको इस चीज का एहसास हुआ, वो काफी लेट हुआ कि इतना सारा एम्युनिशन कश्मीर में डंप किया गया। AK-47, क्लैशनिकोव और मोटार्स और ये सारे वॉरफेयर के जो एम्युनिशन थे, उसको डंप किया गया था। और हमारे जो मित्र थे वो बोल रहे थे कि भाई इतना सारा सामान आया है। ये 1989 की बात कर रहा हूं मैं अशोक जी। इतना सामान आया है, आपके लिए बड़ा खतरा है, आप थोड़ा संभल जाइए, आप यहां से निकल जाइए। तो इसका एक विस्परिंग कैंपेन चालू हो गया था। और क्योंकि मैं डॉक्टर था, मैं हाउस जॉब कर रहा था, मैं कैजुअलिटी में इमरजेंसी ड्यूटीज भी होती थी, तो इक्का दुक्का उस समय टीयर गैस, ये अपना ग्रेनेड ब्लास्ट हो गया आर्मी पे या मिलिट्री पे या पुलिस पर्सनल पे, ये इस तरह से चल गया। फिर इसने एक काफी डेंजरस सिचुएशन अटेन किया, जबकि हमारे समाज के बड़े प्रोमिनेंट लोगों को सॉफ्ट टारगेट बनाया गया। जैसे टिकलाल टेपलू जी थे, उनको बीच रास्ते में उनको बड़ी निर्मम हत्या की गई। नीलकंठ गंजू जी थे, जो कि जज थे, जिन्होंने मकबूल भट्ट को ट्रायल किया था, सेंटेंस दिया था, उनके बीच रास्ते में उनकी हत्या की गई। और ये मैं देख रहा हूं, क्योंकि हॉस्पिटल में हूं, आई एम रिसीविंग इट, मेरे को फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि कुछ हो रहा है। और ये जो स्केल है, जो सॉफ्ट ये टारगेट किलिंग्स होने लगी, इसका जो दायरा था ने काफी लार्ज स्केल पे बढ़ा दिया। तो अशोक जी, उस समय 1989 की बात थी। उस समय कुछ ही घरों में टेलीफोन हुआ करते थे, सेल फोन्स तो थे नहीं। दूरदर्शन का एक न्यूज चैनल आता था, उसके इतने न्यूज चैनल्स कोई था ही नहीं। और जो प्रिंट मीडिया था, लोकल प्रिंट मीडिया, उन्होंने भी इसको एक कैटलिस्ट के रूप में इसमें काफी तेजी लाई, क्योंकि उन्होंने इस चीज को काफी एम्पलीफाई किया। और जो हमारा मिनिस्क्यूल समाज था, इतना टेरराइज हुआ कि फिर ये बढ़ते 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 इतना लार्ज स्केल हुआ कि 19 जनवरी 1990 को जो जो हम जेनोसाइड डे मनाते हैं, उस रात्रि में ऐसा भयानक चीज हुई जैसे कि ह्यूमैनिटी डाइड इन कश्मीर, कि कोई इंसान ही नहीं था। सो हुआ, प्लान करने वालों को तो प्लान कर रहे थे, जो भी कर रहे थे, मगर जो हमको इस पे जो इम्पैक्ट पड़ा, वो प्रीटी फास्ट था। इट वाज हैपनिंग इन मंथ्स। थिंग्स वर चेंजिंग फ्रॉम बैड टू वर्स इन जस्ट मंथ्स। सो
वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट, और अनफॉर्चुनेट इस अर्थ में भी कि 26 जनवरी हम मनाते हैं जनवरी के महीने में, और ये जो जेनोसाइड है 19 जनवरी, उस दृष्टि से भी जनवरी का महीना हमारे लिए वैसी यादें लेकर आता है। तो मोहन जी, जब डॉक्टर साहब की बातें आप सुन रहे थे और मेरी तरह आप भी सोच रहे होंगे कि क्या ऐसा हो सकता था जिसके चलते ये न होता, और इस तरह से विश्लेषण करना इसलिए भी जरूरी है कि ऐसी स्थितियां और किसी जगह पर फिर से ना हो। जैसे कि आपने भारत के कुछ स्थानों के बारे में सुना होगा जहां से एक्सोडस हुआ, कैराना के बारे में आपने सुना होगा। और तो क्या लगता है आपको, इतने सब जो कश्मीरी भाई बहनों से बात करके, कि प्रोएक्टिवली क्या इंडिविजुअल लेवल पर, गवर्नमेंट के लेवल पर होना चाहिए, किया जाना चाहिए? कुछ इस संबंध में आपके विचार, मोहन जी। जी, जी। तो पहले तो मैं इसका ज़रा एक थोड़ा-सा आपको संदर्भ देना चाहता हूँ कि ये जो अ, रातों-रात वहाँ से कश्मीरी लोग भागे अपनी जान बचा के, ऐसा कई बार हमारी हिस्ट्री में हुआ है। पिछले 1000 सालों में 7 दफ़ा वहाँ से कश्मीरी हिंदू अ, बहुत ही बड़ी तादाद में भागे हैं, क्योंकि अरबों के राज में, मुगलों के राज में वगैरह-वगैरह बहुत बारी उन पे अत्याचार ढाए गए हैं और उनको वहाँ से विस्थापित होना पड़ा और वहाँ से भागना पड़ा। तो ये तो ये 7वां एक्सोडस था जो 1990 में हुआ हमारा। जैसा कि आपने बोला कि कैराना से भी लोग भागे हैं और अपनी जानें बचा कर के कैराना में ही नहीं, केरल में और बंगाल में भी ऐसी आग काफ़ी ज़ोर-शोर से भड़क रही है और वहाँ पे भी रोज़ ये अत्याचार और इस तरह के लोगों को मार-काट करने की के समाचार आते रहते हैं। अम, आपने पूछा कि क्या किया जा सकता है, तो सबसे पहले तो जो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उनको ये तय करना है कि जो भी अ भारत के सिटिज़न्स हैं, उन सबको भारतीय गवर्नमेंट ने प्रोटेक्ट करना है। वो सबसे पहली बात उनको करनी है और वो हम देख रहे हैं कि उसमें ज़रा जो प्रशासन है वो थोड़ा कमज़ोर है। ऐसे ही मतलब बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो रही है, बहुत सारे लोग मारे-काटे जा रहे हैं और और जो जो ये काम करते हैं, उनके प्रति गवर्नमेंट इतनी ज़्यादा सख्त कार्रवाई नहीं कर रही है। ये मेरा विचार है। ये उनको शुरुआत ऐसे करनी है कि जि जि जो भी लोग ये इस तरह के काम करते हैं, उनको सख्त से सख्त सज़ा और बहुत ही जल्दी सुनानी चाहिए। तो उससे हालात में थोड़ा-सा सुधार आ सकता है। दूसरी बात ये है कि जो हमारे सोशल ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, वो तो अब पिछले कुछ सालों में काफ़ी जागरूक हो रही हैं। उन्हें और जागरूक होना है और जो निर्दोष लोग हैं, उनको बचाने के लिए उनको थोड़ा और ज़रा विजिलेंट रहना है और ये ध्यान में रखना है कि जहाँ भी उन्हें नज़र आए कि कोई इस तरह की घटना हो सकती है, तो वहाँ पे लोगों को तैनात कर दें और सब लोग मिल-जुल के एक-दूसरे को एक-दूसरे की सहायता करने के लिए तत्पर रहें। तो बहुत जी, ये बिल्कुल। थोड़ी-सी चीज़ें हम कर सकते हैं। ये तो बोल सकते हैं कि इससे शायद जो प्रॉब्लम है वो पूरी तरीके से सॉल्व नहीं होगी, परंतु जितना भी हम अपना बचाव कर सकते हैं, इस तरीके से हम अपना बचाव कर सकते हैं। ये बात आपकी सरकार की तरफ, सरकार जो करे वो तो अपने स्थान पर सही है, और फिर न्याय की एक पूरी प्रक्रिया है, और उसमें अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिविजुअल या कलेक्टिव कम्युनिटी के ऊपर भी आ ही जाती है, डॉक्टर साहब। इस दृष्टि से जो जागरूकता होनी चाहिए, उसके साथ साथ अपने आप को बचाने
के आगे जाकर थोड़ी दूरदृष्टि, थोड़ी फार साइटेडनेस के साथ में औरों के लिए अपने आप को खतरे में डालने की जो एक मनस्थिति है, वो विकसित होना आवश्यक है। हम आम तौर पर अब जब कश्मीर पंडितों की बात कर रहे हैं, तो अगर आप कहेंगे कि हिंदुओं के साथ ये हो तो आप सांप्रदायिक हो गए, इस प्रकार की बात आ जाती है। जबकि दूसरे समुदाय में अभी दूसरे समुदाय कह रहा हूँ, क्योंकि हमारी उस प्रकार की ट्रेनिंग रहती है, मानसिक रूप से भी हम बिल्कुल विवाद से परे रहकर शांतिपूर्ण जीवन जिएँ, ऐसा एक भाव रहता है। वो रहना चाहिए, पर फिर भी जो इंडिविजुअल लेवल पर और एज़ कम्युनिटी अगर आप कुछ करेंगे नहीं, तो जो प्रजातांत्रिक प्रक्रिया है, उसमें जो सरकार है, जिसका आगे जाके वोट्स के साथ में भी कुछ संबंध रहता है, प्लस अगर आम आदमी जागरूक नहीं है, वो आवाज़ नहीं उठा रहा है, तो वो उसकी तरफ निरंतर ध्यान देंगे नहीं। तो इस दृष्टि से क्या लगता है आपको, कुछ परिवर्तन आया है उस 89-90 के बाद के समय से, कुछ ज़्यादा प्रोएक्टिवली आवाज़ कलेक्टिवली उठाई जा रही है? अ, अ, जहाँ तक देखिए हमारा समाज जो है बहुत ही मिनिस्क्यूल कम्युनिटी है। सबसे बड़ी हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हम वोट बैंक नहीं है। और जैसे कि आपको मालूम है कि भारत के डेमोक्रेसी में वोट बैंक होना बहुत इम्पोर्टेंट है। शायद इसीलिए हमारी बात को नजरअंदाज किया जाता था, कोई इस पे पहल नहीं होती थी। और यही छोटा समाज जो है बेसिकली जब इन पे वो अत्याचार डाल रहे थे, उस समय ना तो कोई गवर्नमेंट थी, ना तो कोई जुडिशरी था, ना तो कोई लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी थी, ना तो कोई कुछ भी नहीं था। आप मान लीजिए कि जबकि सारा खुले आम लाइसेंस दिया है इन लोगों को, जो आप करना चाहते हैं उसको करिए। और यही चीज उस समय जब माहौल में जब हम लोग वहां से निर्वासन हमारा हुआ और हमने जो इंडियन पॉलिटिक्स देखा, वो यही वोट बैंक पॉलिटिक्स था। और वहां पे जो जो होना चाहिए था वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स, वो मिसिंग था। और हमने लगातार इस चीज को देखा, चाहे वीपी सिंह की सरकार थी, चाहे अन्य सरकार थे, कांग्रेस की सरकार थी। मैं यहाँ पे एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, ना तो हम बीजेपी है, ना तो कांग्रेस है, ना तो कोई ये है। वी हैव बीन, उस समय तो सिटीजन्स थे इंडिया के। और जब हम उस प्रिज्म से देख रहे थे कि हमको दिख रहा था कि क्या हो रहा है। इतना ही नहीं, हम लोग एक रेस्पॉन्सिबिलिटी देके जो हमारे साथ कश्मीर में हुआ, उस चीज को लेके विभिन्न स्थानों में इंडिया में गए, लोगों को अवगत कराने के लिए कि जो हमारे साथ हुआ आपके साथ भी हो सकता है। हम तो लुट चुके थे, हम तो लुट गए थे, मगर जो बचा था उसको बचाने की आवश्यकता थी। तो डॉक्टर साहब हमारे मैं आप समाज के लोग पूरे ऑल ओवर इंडिया टूर किया, काफी प्लेटफॉर्म से बोले, इसके टेररिज्म के बारे में बोले, जो को एग्जिस्टेंस जो को एग्जिस्टेंस का ओनस हमेशा मेजोरिटी कम्युनिटी पे होता है। इंडिया अगर डाइवर्स कंट्री है विद सो मेनी रिलीजन, सो मेनी कल्चर्स, ओनस इज द टॉलरेंस ऑफ द मेजोरिटी कम्युनिटी। और यही को एग्जिस्टेंस को डिनाई किया गया हमारी फेथ की वजह से, because of the majority community in that state. And I don't want to tell, you all know who are the majority. और जब वो लोग भी हमारी लिप सिंपैथी करते हैं और कोई ऐसा कदम नहीं उठाते हैं जिसको फर्दर हम लोगों को एनिलेट करते हैं हमारे रूट से, तो उनके कथनी और करनी में कोई अंतर ही नहीं रहता। वो भी फिर वही कर रहे हैं जो कि टेररिस्ट कर रहे थे। सो दैट डाइकोटमी जो है वो अब एक्सपोज हो रही है। मगर पिछले कई सालों से इसमें हमने चेंज आते हुए देखा। चेंज और जो आते हुए देखा है, तो मैं आपसे बात जी, लेकर, क्योंकि हमारे पास कुछ ही मिनट बचे हैं और हम जैसे कि एक तो आशा की किरण जिस तरह से कश्मीरी समुदाय वहाँ से विस्थापित होने के बाद में अपने आप को बचा पाया और स्टैब्लिश कर पाया, उसमें भी दिखती है। पर हम जब भारतीय गणतंत्र दिवस के समीप देख रहे हैं भारत की तरफ, तो कहाँ-कहाँ आशा की किरण आपको दिखाई देती है मोहन जी? बहुत संक्षेप में आप बताएँ। होप in terms of justice, in terms of corrective measures for
दोज हु वर डिस्प्लेस्ड अभी भी जम्मू में होंगे, वो जो शरणार्थी कैंप है वहाँ के दृष्टि से, और जो ये आर्टिकल 370 एब्रोगेशन के बाद की स्थितियाँ, कुछ सचमुच ठोस कदम उनके सहायता के लिए हो पाए हैं? क्या स्थिति है मोहन जी? तो मुझे ये लगता है कि जो धारा 370 और 35A को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से निकाला गया, वो एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि थी, बहुत ही बड़ा कदम था और उसके बहुत ही दूर तक फ़ायदे होंगे। सबसे पहला कदम तो ये है कि जो कश्मीरी हिंदू लोग वहाँ से बेचारे विस्थापित हुए, उन्हें हमको वापस कश्मीर में लाना है और अपने घरों में वो रह सकें, ये हमारा ये हमारी ये हमारा ये प्रयत्न रहना चाहिए। दूसरी बात, जो वहाँ पे जो मंदिर तोड़े गए थे और जलाए गए थे, उनका पुनः निर्माण हमें अब करना है, जिससे कि उन मंदिरों में जो लोग वापस जाएँगे, वो वहाँ पे अपना आराम से पूजा-पाठ कर सकें। वो प्रारंभ हो गया है काम, मुझे लगता है। जी, प्रारंभ तो थोड़ा हुआ है, परंतु उसमें काफ़ी तेज़ी लाने की आवश्यकता है। जी। अम, और और वैसे भारतीय सरकार ने कश्मीर वैली में बहुत सारे नए जॉब्स निकाले हैं। बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स भारतीय सरकार कर रही है। तो ये सब बहुत सराहनीय है, जिससे कि क्या होगा कि जो वहाँ पे जो यूथ है, उनको रोज़गार मिलेगा, उन्हें नौकरियाँ मिलेंगी, तो वो अच्छे कामों में अपना समय बिताएँगे और ये जो मार-काट और ये जो लड़ाई-झगड़ा है इसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। तो जो भारतीय सरकार वहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लेके आई है, उनका बहुत हमें लगता है कि बहुत ही अच्छा प्रभाव होगा। परंतु जो जम्मू रीजन में जहाँ पे इतने सारे जो शरणार्थी कैंप्स हैं, वहाँ पे भी भारतीय सरकार को बहुत कुछ अभी करना बाकी है। मोदी जी, समय की सीमा को देखते हुए मैं आपसे अनुमति लेकर सुरेंद्र जी से निवेदन करूँगा, पॉज़िटिव एंगल से अगर हम रिपब्लिक डे के समीप रिफ्लेक्ट करें कश्मीर की स्थिति पर, क्या ऐसे चिन्ह हैं जिसको लेकर आप आशान्वित हैं? बहुत संक्षेप में। एक अच्छा है जो स्लोगन है गवर्नमेंट का, सबका साथ सबका विकास। चाहे कोई भी सेक्शन हो, कोई भी सिटीजन हो, विदाउट कास्ट क्रीड कलर, हर एक को बेनिफिट पहुंचना चाहिए और उसमें हम भी शामिल होते हैं। तो जो पॉजिटिविटीज हैं कश्मीर में वो दिख रही हैं, क्योंकि जो स्टोन पेल्टिंग हुआ करती थी, जो बहुत जल्द से जुलूस निकलते थे, किसी को टेररिस्ट को मार देते थे तो पूरा हजूम खड़ा हो जाता था, अब वो देखने को नहीं मिल रहा है। दैट इज अ वेरी पॉजिटिव स्टेप। इसके अलावा वहां पे डेवलपमेंट हो रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रही हैं, कुछ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाया जा रहा है, जैसे हमने देखा कि कोलैबोरेशन चल रहा है यूएई के साथ अबाउट रियल एस्टेट एंड डेवलपमेंट। पर इतना कहने के बाद भी जो लिटमस टेस्ट एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 का होगा कि वाज इट अ रियल सक्सेस, इट इज अ हिस्टोरिक स्टेप, जिसकी तुलना हम इंडिपेंडेंस डे के साथ करते हैं। इतना इंपॉर्टेंट स्टेप उन्होंने उठाया एंड दैट वाज वेरी बोल्ड स्टेप। तो उसका लिटमस टेस्ट तभी होगा जब हमारे रूट्स के साथ वही संस्कृति का फिर से तो पुनर्निर्माण हो। ये आशा की जा सकती वो है आ कि अब दैट विल बी जागरूकता बढ़ी है और जिस दिशा में बढ़ना चाहिए उस दिशा में हम बढ़ रहे हैं। आप दोनों के साथ इस बातचीत से कुछ सार्थक बातें हमारे दर्शकों तक पहुंची। आपका बहुत-बहुत आभार है, धन्यवाद है। गणतंत्र दिवस की आपके लिए मंगल कामनाएँ, हमारे दर्शकों के लिए भी शुभकामनाएँ। अशोक व्यास को अनुमति दें। नमस्कार।